कहाँ पे थे जी हम? लेआउट। ओके, इसे लेआउट तो हमने डिस्कस किया था कल, इस लेआउट को, ठीक है। इसी इस लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए हमें इसके लिए CSS लिखनी पड़ती है, ऐसे ही है ना। उसमें ये हेडर का पार्ट, नैव का सेक्शन, आर्टिकल, अगर साइड पे है तो साइड, फुटर वगैरह हम लगाते हैं। तो इन्हीं कामों के करने के लिए हम बूटस्ट्रैप भी बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लाइक ये जो लेआउट है इसको हम कहते हैं CSS फ्लोट लेआउट। ये हमारा हेडर है और ये हमारा एक सेक्शन है, इतना ये सारा सेक्शन, और सेक्शन के बाद ये हमारा नैव का पार्ट है, और नैव के अंदर ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये फ्लोट है, फ्लोट लेफ्ट है, और फिर ये भी एक ये आर्टिकल है, और ये भी फ्लोट लेफ्ट है, ये 30% है, ये 70% है। उसके बाद इन दोनों को हमने जो फ्लोट्स हैं उनको क्लियर किया, उसका मतलब है कि अब नीचे अगला एलिमेंट जो है यानी फुटर, वो इसके नीचे आएगा, वरना वो भी उसके यहाँ पे भी आ सकता था, ठीक है। तो इसको हमने कल देखा था। अगर हम इसको देखें राइट हियर सर्च करके, तो अब कल हमने उसे देखा था उसमें ड्रीम वीवर में, ठीक है। तो ये कोड मैंने यहीं से लिया था सारा। अगर आप इसको यहाँ पे देखना चाहें तो अब आप ट्राई कर सकते हैं कि इसको यहाँ से भी देख सकें, ठीक है। पहले हम बॉडी के पार्ट में जाते हैं, और ये है जी हमारा हेडर, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सेक्शन है, यहाँ तक सेक्शन के अंदर ये हमारा नैव है, और नैव के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये लिस्ट आइटम है, ओके। तुमने आर्टिकल को लेफ्ट क्यों फ्लोट करवाया? अगर हम इसको लेफ्ट फ्लोट नहीं करवाएंगे ना, ये नीचे आ जाएगा। और राइट पे रहते तो फिर भी इधर ही रहता है। जब सेंटर करते ना फिर थोड़ी सी पोजीशन नहीं नहीं नहीं, ये इसको हमने लेफ्ट इसलिए फ्लोट करवाया है कि अगर इसके राइट पे हमने कोई और चीज़ लगानी हो तो लगाई जा सकती है, इसलिए लेफ्ट फ्लोट करवाया। फिर हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल में हेडिंग है, पैराग्राफ है एंड दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगेन हम CSS में आ जाते हैं, और हमने ये लाइन लिखनी होती है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। और हमने हर किस्म के जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमने कहा कि वो बॉर्डर बॉक्स, उनका बॉक्स साइजिंग क्या होगा, बॉर्डर बॉक्स। और बॉडी में हमने फॉन्ट डिसाइड कर लिया कि कौन सा है। फिर हम स्टाइल, हेडर के स्टाइल्स क्या हैं जी, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टेक्स्ट लाइन, फॉन्ट साइज वगैरह, ये हमारा हेडर का हो गया। उसके बाद हमने जो है वो नेविगेशन के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन है, पैडिंग 0 है, और फिर आगे आर्टिकल की जो भी आपने लगाई है। इन दोनों के बाद फिर आपने सेक्शन, यानी ऊपर हमारे पास सेक्शन है ना, बेसिकली ये सारा सेक्शन है, तो उस सेक्शन के बाद, इसका क्या मतलब है, सेक्शन आफ्टर, कि हम जिस सेक्शन में हैं इसके बाद कंटेंट, कोई भी कंटेंट हो, हमारा जो स्टाइल होगा वो डिस्प्ले टेबल जैसा होगा और क्लियर बहुत, बेसिकली ये एंड वाली लाइन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट एलिमेंट इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था, उसको अभी हमने रिवाइज भी कर लिया। नीचे वो जो लिखा है मीडिया मैक्सिमम, वो बाद में देखेंगे। उसका मतलब ये है कि जब हम इसको यहाँ पे लेते हैं, अब देखें ना ये ऐसे ही होगा, नीचे टॉप बॉटम हो गया, यानी मोबाइल व्यू है इसका। वो जो मीडिया क्यूरी है वो मोबाइल व्यू के लिए है, ये जो टॉप बॉटम हुआ है ये इस वजह से हुआ है। चलें अब इसको हमने डिस्कस कर ही तो लिया, तो हम लिखेंगे ऐड मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल्स। यहाँ भी आपके पास पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 600 पिक्सल्स पे आता हूँ, ये देखें 599 पे आ गया, तो ये टॉप बॉटम पे हो गया, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि मैक्स विड्थ हमारी कितनी है, जो हमने लेआउट बनाया था उस लेआउट की मैक्स विड्थ कितनी है, 600 पिक्सल। और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं हमारी, नैब आर्टिकल। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरी मैक्स विड्थ 600 पिक्सल से कम हो जाती है तो मेरे नैब और आर्टिकल दोनों का साइज 30% और 70% नहीं रहेगा, बल्कि दोनों का साइज 100% हो जाएगा। क्लियर है ना? इसका 30% था, इसका 70% था ना, लेकिन अब 100%, इसका भी 100% हो गया है, इसका भी 100% हो गया है, ऐसा ही है ना। और सपोज अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका साइज जो है वो 80% हो जाए, तो अब ये देखिए दोनों का साइज 80% हो गया है, ठीक है। और हाइट ऑटो है, ऑटो का मतलब है कि जितने कंटेंट्स होंगे उतनी ही उसकी हाइट होगी। अच्छा, अब ये जो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं ग्रिड लेआउट्स, इनको हम आगे जब टॉपिक आएगा तो उसमें हमने इसको डिस्कस करना है। और ये हमने डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए इनको हम CSS में स्टडी करेंगे, वहाँ जाके इनको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं बाकी चीज़ों को। और अगेन रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, अभी आपने देखा ना कि जब हमने उसको उसका साइज़ कम किया तो वो टॉप बॉटम पे आ गई, यानी मोबाइल व्यू ऐसे हो जाता है। फिर ये भी 100% विड्थ, ये भी 100% और ये भी 100%, ठीक है। इस तरह की जो डिज़ाइन होता है उसको हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं। नॉर्मली देयर आर 3 स्क्रीन्स, नॉर्मली देयर आर 3 स्क्रीन्स। ये जो स्क्रीन है इसे आप कह सकते हैं कि लैपटॉप की है, ये टैब है और ये मोबाइल है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम एक तो ये हमने लाइन लिखनी होती है, मेटा नेम, व्यू पोर्ट और विड्थ, डिवाइस विड्थ के डिवाइस की विड्थ चेक करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये चीज़ जो है वो बनाएं। लाइक ये मोबाइल फ़ोन है तो उसकी विड्थ जो है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहा है। ऐसे ही इमेज भी आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इमेज की जो विड्थ है अगर आप उसको 100% सेट कर दें तो जब आप ब्राउज़र को करेंगे, रीसाइज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इमेज जो है वो एडजस्ट होगा। लाइक ये देखें ना, स्टाइल और विड्थ आपने क्या कर दी यहाँ पे 100%, ठीक है। ये तो वही है ना, इमेज का सोर्स और इमेज का नेम आपने यहाँ पे लिख देना है। ओके, अब ये आपका, ये देखें ये 100% विड्थ यूज़ कर रहा है ना, अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ तो भी 100% ही रहेगा, इसको मैं बड़ा करता हूँ तो भी 100% ही रहेगा। यानी इमेज का साइज, एक्चुअल साइज हो सकता है इतना हो, लेकिन जब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो भी ये बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। और छोटा कर रहा हूँ साइज तो भी छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि इमेज का जो साइज है, इमेज की जो विड्थ है वो 100% रहेगी। अगर मैं उसे कहूँ कि मैक्सिमम इतने पिक्सल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए मैक्स विड्थ, तो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें लाइक यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे हमने किया जी मैक्स विड्थ कितनी हो 100%। 100% का मतलब है कि ये जो इमेज है इसका एक्चुअल साइज क्या है, ठीक है। सपोज इसका साइज है इस साइड को 400 पिक्सल्स और हाइट है इसकी 600 पिक्सल्स, तो ये 400 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। समझ आ गई ना? यानी ये देखें, जब ये छोटा है ना, ये 100 पिक्सल्स है, 100 इसकी जो विड्थ है वो 100 है, और इसको जब मैं कर रहा हूँ बड़ा करता जा रहा हूँ तो ये कहाँ तक बड़ा होगा, कहाँ तक, जो इस जो इसका एक्चुअल साइज है वहाँ तक बड़ा होगा, उसके बाद ये बड़ा होना बंद हो जाएगा। ये देखें अब ये बड़ा होना बंद हो गया। तो इसका जो एक्चुअल साइज था
वहाँ तक ये बड़ा हुआ है, उसके बाद ये बड़ा होना बंद हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको मैक्स विड्थ नहीं देता, विड्थ 100% करता हूँ, तो फिर ये बड़ा होता जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि वो बड़ा होता जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे, विड्थ 100%। और अगर आप चाहते हैं कि वो अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा ना हो, तो फिर आप लिखेंगे मैक्स विड्थ 100% और हाइट 8। ठीक है। ओके जी, शो डिफरेंट इमेजेस डिपेंडिंग ऑन ब्राउज़र विड्थ। ओके, यहाँ पे क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपके पास जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपने इमेजेस डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है। लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम कर रहे हैं जी कि ये एलिमेंट हम यूज़ करेंगे पिक्चर का, और हम कर रहे हैं जी सोर्स, और सोर्स सेट, यहाँ पे इमेज का नाम, यहाँ पे इमेज का क्या नाम लिखा हुआ है, ये देखें, इमेज स्मॉल फ्लावर। ठीक है। और नीचे ये और इमेज है, और ये और इमेज है। ऐसा ही है ना। ओके, तो आगे हमने क्या लिखा, वो जो पहले मीडिया क्यूरी नहीं हमने पढ़ी थी, तो मीडिया मैक्स विड्थ 600 पिक्सल। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर 600 पिक्सल तक स्क्रीन साइज हो तो ये वाला इमेज दिखाना है। अगर आपकी जो 1500 पिक्सल वाली स्क्रीन है तो ये वाला इमेज अपीयर होगा, और इसके अलावा ये वाला इमेज अपीयर होगा। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम 1500 से ऊपर नहीं जा पा रहे। ठीक है, क्यों नहीं जा पा रहे, ये देखो, ये 1500 से हम ऊपर चले गए ना, तो और इमेज आएगा। ठीक है। और 1500 से कम हो गई स्क्रीन हमारी तो और इमेज आ गया, और अगर हम मोबाइल व्यू पे आ जाएंगे तो और इमेज आएगा। सेम ब्राउजर है। सही है ना, ये इजी है ना, समझ आ गई। ओके, तो ये हमने क्या किया, इसको दोबारा देख लें। इसके लिए हमने एक पिक्चर का एलिमेंट यूज़ किया, और पिक्चर के एलिमेंट में हमने ये लिखा है कि सोर्स सेट हमारा जो है वो, ये हमने इमेज का नाम दे दिया। और दिस इज इम्पोर्टेंट कि मीडिया इज इक्वल टू मैक्स विड्थ 600 पिक्सल हो तो ये वाला नज़र आएगा, 1500 हमारी स्क्रीन का साइज हो गया तो ये वाला इमेज नज़र आएगा, और उससे भी छोटा है तो ये वाला नज़र आएगा। ठीक है। ओके, ऐसे ही जैसे हम इमेज को करते हैं ना, 100% हमने लिखा। ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं ये व्यू व्यू पोर्ट विड्थ, इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमने लिखना क्या है, स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 10 व्यू पोर्ट। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितना स्क्रीन साइज अवेलेबल है, ये देखें, यूज अ VW यूनिट व्हेन साइजिंग द टेक्स्ट, 10 VW will set the size to 10% of the viewport width। यानी ये हमारी viewport width का क्या करेगा, 10% करेगा। 10%। viewport is the browser window size। ठीक है, आपकी ब्राउजर की विंडो का क्या साइज है। वन व्यू पोर्ट इज इक्वल टू 1% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ। तो अगर हम वन व्यू पोर्ट लिखते हैं तो 1% टेक्स्ट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इसका 10% साइज क्या बनता है, अगर 10 VW हम लिखते हैं तो वो उस साइज में हमें नज़र आएगा। अगर हमने यहाँ पे ये लाइक देखें, ये जो H1 है, ये हमारा ऐसे ही अगर हम स्क्रीन को देखें तो
उसमें ये वाला जो साइज है ना, ये तकरीबन 10% बनेगा, ठीक है। If the viewport is 50 cm wide, 1 VW is 0.5 cm, यानी अगर आपके स्क्रीन जो है वो 50 सेंटीमीटर है तो आपका जो व्यू होगा वो 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो खैर इसका आसान तरीका यही है कि आप इसको चेक करें। लाइक ये 10 है, तो मैं अगर इसको करता हूँ 30, तो आप देख रहे हैं यानी ये जो है ये तकरीबन 30% है, 30, 60, 90, ठीक है ऐसे। तो ये ऐसे बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से। अच्छा, रिस्पॉन्सिव कैसे हुआ? रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि जब हम इसको छोटा करेंगे तो स्क्रीन की विड्थ कम होती जाएगी ना, तो स्क्रीन की विड्थ कम होती जाएगी तो टेक्स्ट भी उसी हिसाब से रिकैलकुलेट होता जाएगा, रीड्रा होता जाएगा। ये देखो, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आप व्यू पोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ के लिए आपने 5 व्यू पोर्ट यूज़ किया है और हेडिंग के लिए 10। अच्छा, मीडिया क्यूरी, ये इसको हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी स्क्रीन का साइज़ जो है उसको ये देखता है। अब लाइक यहाँ पे हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, एक ये लेफ़्ट मेन्यू, ये एक बनाया हमने मेन कंटेंट बनाया, और एक हमने राइट कंटेंट बनाया। ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और इनको अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो यहाँ ये टॉप बॉटम पे नज़र आ रही हैं। क्यों भला? ये स्मॉल स्क्रीन, ये लार्ज स्क्रीन, ये स्मॉल स्क्रीन और ये लार्ज स्क्रीन। अब नॉर्मली ऐसे लार्ज स्क्रीन के लिए ड्रा हुआ है। ये हमने बनाई क्या चीज़ है पहले उसको देख लें। तो ये हमारी बॉडी यहाँ से शुरू होती है। मीडिया क्यूरीज का एक आ गया हमारे पास, हेडिंग आ गई, फिर पैराग्राफ आ गया, फिर पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक डिव है, उसको हमने एक क्लास लगाई है और क्लास में लिखा हुआ है लेफ्ट मेन्यू, ये वाला, ये यहाँ पे आ गया। फिर आगे एक डिव है, उसमें है जी क्लास मेन हमने लगाई है, ये वाली। और फिर हमने एक डिव बनाई, उसमें क्लास हमने राइट वाली लगा दी, ये वाली। तो अब हमने देखना है कि ये लेफ़्ट, सेंटर और राइट में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो लेफ़्ट में हमने क्या लिखा है जी, बैकग्राउंड कलर ब्लू है, पैडिंग ये है, और ये फ्लोट लेफ्ट है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, फ्लोट लेफ्ट है, ठीक है। और विड्थ इसकी 20% है। और जो मेन है, मेन में भी इसी तरह से बैकग्राउंड कलर वाइट है और पैडिंग ये है और फ्लोट लेफ्ट है। इसका मतलब ये है कि ये इसके बाद यहाँ पे अपीयर हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आगे चले जाएं, ये जो राइट वाला है, अच्छा ये कहने को तो लाइट है, बेसिकली ये इसके बाद यहाँ पे अपीयर हुआ है ना, तो इसलिए ये भी फ्लोट आपका क्या है, लेफ्ट है, और उसकी विड्थ जो है वो 20% है। इस स्टाइल की पोजीशन जो हमने इस स्टाइल में पोजीशन दी उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अब सपोज मैंने इसको 15% कर दिया, इसको मैंने 40% किया है, और इसको भी मैंने 15% कर दिया, ताकि हमें ये पता चले कि ये देखें यहाँ पे जगह जगह बच गई है हमारे पास। तो इसको हमने लेफ़्ट इसलिए किया है कि यहाँ पे और कंपोनेंट भी आ सकता है। इसको लेफ़्ट किया है तो इसका मतलब है ये भी आ सकता है, इसको लेफ़्ट किया है मतलब है ये आ सकता है, इसको लेफ़्ट किया है तो यहाँ एक और भी आ सकता है, ठीक है। तो ये सबको हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया, तो दैट्स ऑल। अच्छा, अगर हम फ्लोट लेफ़्ट नहीं करते, अगेन वैसे ये हमें CSS में जाके पढ़ना है, लेकिन चले मैं ये जो पहले वाला है इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट नहीं करता, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखें, तो इसके लेफ़्ट पे नई चीज़ नज़र आई, अगली चीज़ उसके नीचे आ गई है, ठीक है। इसलिए इसलिए मुझे इसे फ्लोट लेफ़्ट करना है ताकि ये लेफ़्ट साइड पे चली जाए और इसके राइट साइड पे जो जगह है वो कोई और कंपोनेंट यूज़ कर ले, ठीक है। तो इसको भी लेफ़्ट किया, इसको भी लेफ़्ट किया, इसको भी लेफ़्ट किया, तो यहाँ पे कोई और चीज़ भी आ सकती है, ठीक है। अगर हम इसको फ्लोट लेफ़्ट नहीं करेंगे तो नीचे आएगी चीज़, ठीक है। तो ये हमारी लेफ़्ट वाली क्लास है, ये हमारी मेन वाली क्लास है, और ये हमारी राइट वाली क्लास है, ठीक है। उसके बाद
ये तो हो गया सिंपल लेआउट। उसके बाद जो ये चीज़ है कि जब हम इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके आते हैं, ये देखें तो ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे। अब फ्लोट खत्म हो गया इनका। अब फ्लोट क्या हो गया, खत्म हो गया। वो खत्म कैसे करना है, वो खत्म ऐसे करना है। ये हमने लिखा है एट मीडिया स्क्रीन। स्क्रीन का क्या मतलब है कि हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एंड मैक्स विड्थ 800 पिक्सल। हम कहते हैं कि जब 800 पिक्सल से ये छोटा हो जाएगा तो फिर लेफ्ट को, मेन को और राइट को सबकी विड्थ 100% हो जाएगी। सही है, तो ऐसे हम करेंगे। हाँ फिर वैसे ही होगा। तो ये हमारा जो है वो HTML रिस्पॉन्सिव का जो है वो बिहेवियर है, ठीक है। अगेन इसको बाद में हमने जाके CSS में इसको दोबारा से देखना है, ठीक है। और उससे अगला जो स्टेप होगा हमारा वो बूट स्टेप का होगा। ये भी हमारा एक फुल फ्लेज टॉपिक है जिसको हम देखेंगे। अच्छा, ये कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स, इनका एज सच कोई आप नॉर्मली इसको एज सच यूज़ नहीं करते, तो लेकिन अगर आप इस तरह से चीज़ें लिखना चाहें लाइक यानी ये चीज़ जो है ना, आपने इसको लिख दिया कि ये मेरा कोड है, ठीक है। तो जो सर्च इंजन है ना वो उसको एज अ कोड कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका बस ये मतलब। ओके जी, ये है जी आपकी कीबोर्ड इनपुट। Keyboard input is used to define keyboard input. The content inside is displayed in the browser default monospace form. Or define some text as keyboard input in a document. Like ये keyboard input control plus S आपने लिखा है, तो ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो यानी आपको हिंट दे रहा है कि सेव द डॉक्यूमेंट बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस S। नथिंग स्पेशल इन इट। अच्छा जी, SAMP for program output. The SAMP element is used to define sample output from a computer program. तो आपको ना इस तरह से, यानी ये टेक्स्ट इस तरह से आपको लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे हम टेक्स्ट को बोल्डिंग कर लेते हैं या टैलेक कर लेते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये बस आपको ऐसे नजर आएगा। थोड़ा मतलब पेज से चूंकि ये डिफरेंट है इसका फॉन्ट वगैरह, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा यार ये कोई आउटपुट शो हो रही है। Again code variable। अच्छा, ये HTML semantic elements। semantic, what are the semantic elements? semantic elements का मतलब है elements with a meaning। यानी ये जो हम टैग्स वगैरह लगाते हैं ना, एलिमेंट्स वगैरह हम लगाते हैं, तो कई चीज़ें इनमें ऐसी हैं कि जिनका नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब होगा। मसलन फॉर्म से हमारी मुराद यही है कि ऑनलाइन फॉर्म होगा। टेबल से हमारी मुराद यही है कि टेबल होगा, ठीक है। यानी नाम देख के हमें पता चल जाता है, आर्टिकल है, स्पैन है, डिव है, ठीक है। इन चीज़ ये नॉन सिमेंटिक है। मतलब डिव की जब तक डेफिनेशन नहीं की जाएगी हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन टेबल की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। टेबल का हमें पता है कि क्या है। तो डिव डिवीजन से होता है, और स्पैन ये इन लाइन एलिमेंट है। किसी क्लास, किसी लाइन के अंदर छोटा सा पोर्शन है, उसको हम स्पैन कह सकते हैं, ठीक है। तो देर आर सम सिमेंटिक एलिमेंट्स, हेडर है, नैव है, सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, साइड। मतलब इस टॉपिक में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपकी सिमेंटिक होती हैं और कुछ चीज़ें सिमेंटिक नहीं होती। सिमेंटिक जो चीज़ें नाम से हमें समझ में आ जाती हैं उनको हम सिमेंटिक कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा कोई चीज़ न्यू चीज़ नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं। अच्छा जी, जब आपने स्टाइल्स वगैरह अप्लाई करते हैं तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह वो आपको देना चाह रहा है। अगेन ये गाइडलाइंस हम थ्रू आउट जो है वो हम स्टडी करते रहते हैं, और इसमें कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। लाइक आपने हमेशा स्मॉल कैप्स यूज़ करने हैं, ये गुड प्रैक्टिस है। और ऐसे नहीं आपने लिखना। अच्छा, ऐसे लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये नहीं है प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा,
हमारे पास ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स ही हैं। चलें ये इसको हम देखते हैं। अब सपोज ये हमने यहाँ पे लिखा ना पी, तो मैं यहाँ पे पी को ख़त्म करता हूँ, ये भी मैंने पी को ख़त्म कर दिया। अब क्या होगा, ये जो सम प्रोग्रामिंग कोड यही है ना, ऐसा पैराग्राफ मैंने रन किया तो क्या हुआ, वो तो लिखा हुआ है अभी भी वहाँ पे। तो फिर वो पी हमने क्यों लगाया था, तो यानी अगेन HTML एक बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना कि कोऑपरेटिव सी लैंग्वेज है। अगर आप कुछ गलत कर देते हैं ना, तो इसकी पूरी कोशिश होती है कि फिर भी अपने पास से ये कुछ अज्यूम कर ले कि अच्छा ये कहना चाह रहा होगा, ठीक है, तो उस तरह से ये रिस्पॉन्स कर देता है। जो XHTML एक और लैंग्वेज है, वो हम नहीं पढ़ते नॉर्मली, उसमें आपको बताना पड़ता है कि ये ऐसे है। अगर आप उसको, आपने उसको ठीक नहीं बताया, उधर ही स्टॉप कर दें। सिंटैक्स सही, HTML कोशिश करता है कि आपको जो है ना वो ले आए। अच्छा, अब ये सपोज यहाँ पे हमने ये क्लोजिंग लगाई है, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये देखें उसने वो सारे को, अब देखें ना H2 हम क्लोज तो नहीं कर रहे कहीं पे भी, लेकिन उसने सारे को H2 क्या वो अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ना कुछ चीज़ें हैं कि वो गुड प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस में इस तरह से वो आ जाती हैं, तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। हाँ, यहाँ पे ये पैराग्राफ क्लोज नहीं किया, लेकिन वो उसको रीड कर लेता है, ठीक है। स्मॉल में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमने क्लास कोई लगानी है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर हम नहीं भी लगाते तो वो चल जाएगा। और इसको ये कह रहा है इट्स वेरी बैड, चल फिर भी जाएगा। नहीं, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज द वैल्यू कंटेन स्पेस। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें, ये तो हमने जैसे ये सोर्स है HTML5.gif, इसका आर्ट भी हमने दिया है, इसको हम कुछ स्टाइल भी दे रहे हैं, ठीक है, इमेज को। और यहाँ पे हमने बस दिखा दी, तो इस ये अपने यहाँ इसका जो ओरिजिनल साइज होगा, अगर इसका ओरिजिनल साइज 2000 पिक्सल बाई 5000 पिक्सल का हुआ, फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से इसको ज़रा आपने देख लेना है कि ये क्या गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इनको ज़रा आपने स्टडी करना है, चीज़ें टॉपिक्स वही हैं। अच्छा जी, HTML entities, some characters are reserved in HTML, ठीक है। If you use the less than or greater than signs in your text, the browser might mix them with tags। वो ज़ाहिर है कि टैग्स में आप ये यूज़ करते हैं ना, तो वो कहता है कि टैग्स के अलावा इन चीज़ों को कोशिश करें कि आप ना यूज़ करें, ठीक है। A commonly used entity in HTML is the non-breaking space। Non-breaking space, non-breaking space is a space that will not break into a new line। कि आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, आपने नीचे वाली लाइन में लिख दिया, लेकिन आप कहते हैं कि वो लाइन स्पेस ब्रेक ना हो, तो फिर आप उसके उसमें ये चीज़ ऐड कर देते हैं, एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अच्छा, नॉर्मली आपने, ये बात तो हम कई दफ़ा कर चुके हैं कि जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है, तो ये कोड्स आपने खुद से नहीं लिखने, ये आपने नॉर्मली थीम उठाना है कोई, उसको आपने एडिट करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। CSS वहाँ पे होगी, बूटस्ट्रैप वहाँ पे ऑलरेडी होगा, ठीक है। आपने उनको अगर चेंज करना है तो आपने उनको चेंज करना है बस। अब जैसे हमने शुरू में लाइक सपोज आपने, मैं हम अज्यूम करते हैं जी आपने यही यूज़ करना है, यही थीम यूज़ करना है, यही टेम्पलेट यूज़ करना है, तो हम क्यों ये जो CSS वाला स्टाइल वाला पोर्शन है उसको हम क्यों चेंज करेंगे। अच्छा, अगर करेंगे
तो फिर भी उसको माइनर सा चेंज करेंगे, ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, ऐसे ही है ना। या ये 30% नहीं करना, 25% कर लेंगे, सारी चीज़ें खुद से नहीं लिखेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपके पास चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं और आपने उनको जस्ट उसको थोड़ा बहुत चेंज करना है। अच्छा, ये ना मैं कुछ चीज़ें एक तो स्किप कर रहा हूँ। ये लाइक अगर आपने अपनी वेबसाइट में ये सिंबल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए फिर आप इस तरह से लिखते हैं। तो अभी हम इन चीज़ों को स्किप कर रहे हैं, अभी हमें इस तरह की चीज़ें उनके साथ हमारा वो नहीं है वास्ता। आप इमोजीज वगैरह भी लगा सकते हैं इस तरह की, ठीक है, तो उनके भी नीचे कोड्स वगैरह दिए हुए हैं। तो अभी हम ये देखें ना, इस तरह से ये इमोजीज हैं तो उनके लिए आप ये चीज़ें लिखते हैं। करेक्टर सेट, ये हम शुरू में एक लाइन लिखते हैं, UTF-8। इसका मतलब है कि आपकी जो नॉर्म जैसे इंग्लिश है तो उसमें 0 to 9 और E to C और सम स्पेशल करेक्टर्स, ये सारे शामिल हैं उसमें, ठीक है, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ना, सिंबल्स वगैरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिनको आप यूज़ करके तो अपना कोई प्रोग्राम में कोडिंग में कोई चेंज लाएंगे, वो चेंज वगैरह आप नहीं लाएंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे ही है ना। और HTTPS, ये जो S है, दिस इज़ फॉर सिक्योर वेब पेज इनक्रिप्टेड। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ ना HTTP लिखा है ना HTTPS लिखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेज सिक्योर है या नहीं। तो इसके साथ ये जो लॉक है ना, ये हमें बताता है कि ये सिक्योर है, ठीक है, कनेक्शन इज सिक्योर। तो ये HTTPS है, ठीक है। अगर यहाँ पे HTTP होगा तो वो नॉट सिक्योर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं जी HTML फॉर्म्स में, कि समटाइम हमें फॉर्म्स वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। इस तरह से हमको नेम लिखते हैं और सबमिट का बटन दबाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसे ही है ना। और ये जो हमने लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, इसको हम क्या कहते हैं, लेबल। तो ये भी हमारा लेबल होगा, ऐसे ही है ना। और ये जो लेबल है, ये किस चीज़ का लेबल है, ये इस टेक्स्ट बॉक्स का। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई नेम भी होगा, और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू क्या लिखी हुई है, जॉन। तो तीन चीज़ें हुई, लेबल, ये लेबल इस टेक्स्ट बॉक्स का है, इस टेक्स्ट बॉक्स का जो भी नेम है, सपोज ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का आपने टेक्स्ट बॉक्स की आईडी या टेक्स्ट बॉक्स का नेम आपने लिख लिया एफ नेम सपोज, ठीक है। तो ये जो लेबल है ये एफ नेम का है, एफ नेम टेक्स्ट बॉक्स का ये लेबल है, और इसकी एफ नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। ये जो लेबल है ये एल नेम का है, और एल नेम की वैल्यू क्या है, जोई। तो अब यहाँ पे देखें, ये देखें, हम यहाँ पे एक फॉर्म का जो है वो एलिमेंट यूज़ करेंगे कि हम एक फॉर्म बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमने एक हेडिंग यूज़ की है। अच्छा, फॉर्म में आगे आपने ये लफ्ज़ एक लिखना है, एक्शन इज इक्वल टू स्लैश एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP। इसका मतलब ये है कि जब हम ये सबमिट का बटन दबाएंगे तो ये रिजल्ट्स कहाँ पे जाएंगे, ये इस पेज के पास जाएंगे, इस पेज पे चले जाएंगे। क्लियर है। तो अभी हमारे पास ये पेज मौजूद तो नहीं है, लेकिन उधर मौजूद है,
जब हम PHP में जाएंगे तो तब हम इसको लोकली भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मतलब आपने ये एक लाइन लिखनी है कि जब आप ये सबमिट बटन दबाते हैं तो एक्शन क्या परफॉर्म होगा, इस फॉर्म का एक्शन क्या है। तो इसका मतलब है ये डाटा जो है वो एक्शन पेज डॉट PHP के पास चला जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, अब आगे आ जाए। लेबल फॉर एफ नेम, यानी ये जो लेबल है, बल्कि नीचे वाली लाइन को पहले पढ़ लें तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये देखें, इस लाइन को पहले पढ़ लें। ठीक है, ये हम इस टेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनपुट है ना, इनपुट बॉक्स इसको हम कहते हैं ना, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये इट्स इनपुट, और इसकी टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका नेम आईडी हमने क्या रखा, एफ नेम, और इसका नेम क्या रखा, एफ नेम। तो ये दो चीज़ें होती हैं, आईडी और एफ नेम। आगे हमें पता चलेगा कि आईडी और एफ नेम को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या है, जॉन, और ये बी आर का क्या मतलब है, लाइन ब्रेक। ठीक है, इसके बाद अब आप ऊपर वाली लाइन पढ़ें, लेबल फॉर एफ नेम। ये लेबल किस चीज़ का है, इस एफ नेम का है। ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम, यानी ये लेबल लेबल एक्चुअली हमने क्या लिखा है, फर्स्ट नेम। अब ऐसे ही नीचे है, इसको पहले पढ़ लें, ये वाला जो है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट है, आईडी एल नेम है, नेम भी एल नेम है, वैल्यू दो ही है, और यहाँ पे दो लाइन स्पेसेस हैं। ठीक है, ओके। ये लेबल फॉर एल नेम है, लेबल किसका है, एल नेम का, और क्या लिखा है वहाँ पे, लास्ट नेम, और लेबल खत्म और लाइन ब्रेक। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे आ गया बटन आपका। तो बटन जो है वो भी इनपुट है, और टाइप उसकी क्या है, सबमिट, इसको हम सबमिट बटन कहते हैं। ठीक है, और वैल्यू उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, जो भी आप लिखेंगे वो वहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये जो एफ नेम था जॉन एंड एल नेम था डोई, वो चले गए हैं, यानी ये वैल्यूज आगे चली गई हैं। कहाँ पे चली गई हैं, इस पेज पे चली गई। तो यानी ये एफ नेम और ये एल नेम, इनमें जो भी हमने लिखा था और क्या लिखा था वो यहाँ पे नजर भी आ रहा है। एफ नेम में जो नजर आ रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये यहाँ पे लिखी हुई क्यों नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ कोड के अंदर वैल्यूज हमने वो बाद में खुद भी लिखी है, कोई और भी लिख सकते हैं ना, तो हमें कोड में वो वैल्यूज। हाँ, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू समटाइम ऐसे होता है ना, सिटी है तो वहाँ पे आप यहाँ पे लिख देते हैं। आप यहाँ पे जो है ना, आपने वैल्यूज अपनी लिखनी है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। वहाँ मैं पूछ रहा हूँ कोड में क्यों लिखी आ रही है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, चले खाली हो गया। समटाइम ऐसे होता है ना कि सपोज सिटी है, आपको पता है कि 99% लोगों ने फैसलाबाद ही सिलेक्ट करना है, तो आप अगले बंदे का 1 सेकंड बचा रहे हैं बेसिकली, तो वहाँ से पहले ही लिखा हुआ है। अगर आपको पता है कि कंट्री में पाकिस्तान ही लिखना है लोगों ने, तो आप वैल्यू इज इक्वल टू पाकिस्तान लिखें। हाँ, चेंज वो फिर भी हो सकता है, अगर वो पाकिस्तान नहीं है तो वो क्लिक करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, ये देखें ना, चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो हैं ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये ऑप्शनल है। तो ये सारा कुछ हम कहाँ पे करते हैं, फॉर्म के एक एलिमेंट के अंदर। और इनपुट, आगे उसकी टाइप टेक्स्ट है। अब देखिए, इनपुट है, टाइप उसकी क्या है, टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट के अलावा और भी टाइप्स हो सकती हैं, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या डिफरेंस होता है, बटन इसलिए कि आपको काफी ज्यादा चॉइसेस, नीचे वाला आप जीरो को नहीं, सिलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइसेस।
रेडियो बटन में वो गोल बटन होता है, उसमें एक ही चीज पे हम क्लिक कर एक सकते हैं। सिलेक्ट करनी होती है। हाँ, एक पे ही कर सकते हैं। और चेक बॉक्स में हम एक से ज्यादा चेक बॉक्सेस पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। और इनपुट टाइप सबमिट का हमने सबमिट करेंगे तो वो खुद ही बटन बन जाता है। लेकिन अगर आपने सबमिट वाला बटन नहीं लगाना, आपने बटन किसी और काम के लिए लगाना है, आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए आप बटन की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब इनपुट टाइप्स और भी हैं काफ़ी सारी, वो भी हम देखेंगे साथ साथ। ये देखें, बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, फ्लां 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 फ्लां, इनको आप यहाँ पे अगर देखें, अच्छा इसमें भी दो तीन ही है, इसमें तो वही है। और तरीका ये है, ये वाला। ये मैंने समझाने के लिए आपको ना यहाँ ये चीज़ें पेस्ट कर दी। तो ये देखें, ये बटन है सबसे पहले, उसके बाद चेक बॉक्स है। ठीक है। आगे ये जैसे कलर है, ये कैलेंडर है। ठीक है। डेट, ये डेट टाइम लोकल है। ऐसे ही ईमेल, यहाँ पे आप ईमेल, ये चूज फाइल, यानी फाइल को सिलेक्ट करनी है आपने अपलोड वगैरह करने के लिए। सबमिट का बटन है। फाइल लेना है। हिडन, हिडन का मतलब है कि आपको वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इमेज, ये हो सकता है इमेज है। फिर नंबर है। ठीक है। कुछ आपने लिखा है, इसको रीसेट कर देंगे। सबमिट है। और फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड होता है जिसमें आप लिखते हैं तो आपको नज़र नहीं आता कौन सा है पासवर्ड वाला, ये वाला पासवर्ड है। ठीक है। उसके बाद रेडियो है, ये रेडियो बटन है। ठीक है। उसके बाद रेंज है, ये रेंज है। ये रीसेट है। ये सर्च है। सबमिट, टेलीफोन, टेक्स्ट टाइम, यूआरएल वीक, इस तरह से। ठीक है। तो यानी ये इनपुट की टाइप्स हैं आपकी, जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो बस करें या आगे चलाएं आप? हैं? आ गए हैं या उता गए हैं? अच्छा, फॉर्म्स को हमने सेलेक्ट किया है, तो इसमें फिर आपने ये देख लेना है इनपुट, ये हमने कर लिया है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये हमने देख लिया है। लेबल हमने देख लिया है। रेडियो बटन हमने देख लिए हैं। ठीक है। और लाइक इस तरह से ना, इसमें से हमने एक सेलेक्ट करना होता है। फिर चेक, हाँ, तो चेक बॉक्स है आपके पास। चेक बॉक्स में आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस लगा सकते हैं। ठीक है। यानी उसमें ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है। तीनों भी हो सकती हैं, तीनों नहीं भी हो सकती। सबमिट बटन, ठीक है, वो जो ऊपर सबमिट का बटन था, नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट। चलें, ये हम यानी फॉर्म तक हमने जो है ना वो किया है। अब आपने ना इसको, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके ना कल कोशिश करेंगे कोई फॉर्म एक डिज़ाइन कर लें। कर लेंगे घर से, आप यानी करके ले आइएगा।